गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो इसमें हमारी पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गए। आज स्टार्ट करेंगे इकॉनमी में। तो इकॉनमी के साथ यहाँ पे सबसे पहली जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट, जीडीपी एस्टिमेट देखने वाले हैं। इसमें आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द जीडीपी। और काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, थोड़ी लेंदी है बट आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देन यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, वो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसके बारे में अगेन डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि इसे मैं पहले भी डील कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से ये स्कीम आई है तो देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और इसके बारे में। देन ये जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में हमारे देश में जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके बारे में एक अच्छी आर्टिकल है, थोड़ी लेंदी है तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगी। 2-3 पेज में ये आपका कवर किया हुआ। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में देखने वाले एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इकॉनमी में चैप्टर है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1-2-3 ये आर्टिकल आज मैं डिस्कस कर पाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोगों को वीज़न आइज की टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2022 तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ से आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एनएसओ के द्वारा ये रिलीज़ की गई है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। जो जीडीपी है वो 2021 से लेकर 2022 तक कहा जा रहा है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 9.2% से होगा। ठीक है, इतना तक होगा, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। जब एक्चुअल डेटा भी आएंगे ना तो भी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, एक अनुमान लगाया जाता है तो ये देखेंगे हम लोग कि जीडीपी है क्या और ये किस बेसिस पे ये अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि और न्यूज़ में क्यों है। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो जीडीपी का था 2016-17 में किया गया था और उस समय बजट एक्सरसाइज के दौरान। और इसमें कुछ बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड यूज़ किए जाते हैं। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी हमारे देश में 2021 और 2022 का 9.2% है, तो ये किस आधार पे करते हैं। ये हम लोग कुछ एक बेंचमार्क होता है ना, कुछ कंपैरिजन के लिए भी होता है, कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग देख कर यहाँ पे एस्टिमेट लगाते हैं। तो सबसे पहले है कि हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटिंग जो प्रीवियस ईयर की है एस्टिमेट, उसको हम लोग देखते हैं कि हमारा लास्ट ईयर इट मीन्स कि 2019-20 2021 इसका कैसा रहा है। डिफरेंट सेक्टर्स जो इकॉनमी में है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट ईयर, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। और लास्ट ईयर हमारा जीडीपी कितना था उसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितना हुआ। जैसे आप लोग भी अपनी परफॉर्मेंस जो है, अगर आप लोग को पता होना चाहिए कि इस बार कितना होगा, तो उसको आप लोग कैसे आंकोगे। ऑब्वियस है कि आप लोग एस्टिमेट करोगे कि लास्ट ईयर आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, आपकी कैसी प्रीलिम्स में, मेंस में, आपके एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम में या फिर आपका एकेडमिक एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर आप लोग बेटर करना चाहोगे तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा मेहनत करोगे जितना मेहनत आप लोग अपने लास्ट ईयर किया था। तो वही चीज़ है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी की परफॉर्मेंस जो लास्ट ईयर की होती है उसके बेसिस पे एस्टिमेट लगाया जाता है कि चलो इस बार ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा अगर अच्छा यहाँ पे आउटपुट मिला है तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। की एस्टिमेट अगर हम लोग देखें तो कांस्टेंट प्राइस में जो यहाँ पे बेस ईयर है ये 2011-12 है। बेस ईयर कहने का मतलब है कि 11-12 के बेसिस पे ही हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर आज के डेट में 21-22 की अगर हम लोग कह रहे हैं कि जीडीपी 9.2% है, तो ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, ये लास्ट ईयर से। तो हम लोग उसके पैरामीटर्स को देख रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन होगा 2011-12 की। इस समय अगर मान लो कि 8% था तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक बेस रेट होना चाहिए ना। जैसे आप लोग भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से चलता है। तो आप लोग भी ये देखोगे कि फर्स्ट ईयर में आपकी क्या पोजीशन थी और आज की डेट में आपकी क्या पोजीशन है। तो वही चीज़ है कि बेस ईयर याद रखना है कि कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर 2011-12 है। ओके, रियल जीडीपी एस्टिमेट किया जा रहा है कि 9.2 है और नॉमिनल जीडीपी जो है 17.6 है। अभी मैं सब बताऊंगी कि क्या होता क्या है। रियल जीवीए के बारे में बात करूँ, क्रॉस वैल्यू एडेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 8.6 से ये इंक्रीज़ हुआ है। नॉमिनल जीवीए की बात करूँ तो 17.4 है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि जीडीपी होता क्या है। एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कि हमारी इंडिया की टेरिटरी है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये हमारी टेरिटरी है। इसके अधीन, ठीक है, एक फिनेंशियल ईयर में जो कि 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है 31 मार्च, इसके बीच में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हुई है उसको अगर समेशन आप करोगे, टोटलाइज करोगे, तो एक हमारे टेरिटरी के अंदर एक फिनेंशियल ईयर में टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। कि टोटल यानी कि ग्रॉस यहाँ पे हमारे देश में होने वाली प्रोडक्शन को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्शन होता है, एक तो होता है रियल जीडीपी एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल जीडीपी।
रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जो कि कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो जीडीपी होता है जिसको हम लोग करेंट ईयर प्राइस में हम लोग इसको मेज़र करते हैं। जैसे आप कुछ प्रोडक्ट का दाम देखते हो कि वो कांस्टेंट है, 5 साल से 10 साल से वो कुछ कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके करंट ईयर प्राइस क्या है, आज की डेट में क्या है, लास्ट ईयर कम थे, आज की डेट में 2 रुपये ज़्यादा बढ़ गए या फिर 20 रुपये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए टोमेटो केचप जो आप लास्ट ईयर ले रहे थे वो अगर आप 1 kg का लोगे तो यहाँ पे आपका 150 रुपया है, आज भी लोगे तो 150 रुपया है, शायद ये अगले साल भी 150 रुपया रहे। लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पे अनियन की कुछ प्रोडक्ट लोगे तो वो महंगी हो जाती है कुछ, या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो जो कि महंगी हो रही है। ब्रेड वगैरह लो तो वही दाम है, सेम ही प्राइस है। कुछ और भी खरीदो जिसमें कि आपको प्राइस ज़्यादा देखने को मिले लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी में। इट मीन्स कि करेंट जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट के दाम तो उसको हम लोग मेज़र कर देते हैं नॉमिनल में, और जो कांस्टेंट प्राइस है उसको हम लोग यहाँ पे रियल कहते हैं, ठीक है। अब जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर डिफरेंट सेक्टर में जो यहाँ पे आपका मेज़र किया जाता है कि प्रोडक्शन भी आप देखो कि डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, तो उसमें भी हम लोग जाकर जो है वहाँ पे भी देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सारे जीवीए मिला के आप कह सकते हो कि ये जीडीपी होता है, कि हर एक सेक्टर का जो जीवीए है उसको हम लोग समेशन कर दे तो वो हमारे देश का जीडीपी निकल जाता है। तो रियल जीवीए कहने का मतलब है कि अगेन जो कांस्टेंट प्राइस में मेज़र हो रहा है, और नॉमिनल जीवीए कहने का मतलब है कि अगेन जो करंट ईयर प्राइस में हमारा मेजर्ड हो रहा है। तो ये देखिए जीवीए क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का हम लोग यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मेजर करते हैं, और जीडीपी होता है कि ओवरऑल, इट मीन्स कि सारे सेक्टर्स में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग मेजर करते हैं। आई होप कि ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी। फाइन, अब आते हैं ये देखते हैं कि क्यों मेजरमेंट हम लोग जो जीडीपी का करते हैं हर साल ये इंपॉर्टेंट होता है। फाइन, अब देखिए डिफरेंट अप्रोच के साथ हम लोग चलते हैं। प्रोडक्शन देखते हैं कितना हमारे देश में जो है प्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, हमारे देश में सरकार कितने खर्च कर रहे हैं, लोग जो है उसको कंज्यूम करने के लिए कितने खर्च कर रहे हैं, और लोगों के पास इनकम कितनी आ रही है, उस प्रोडक्शन से जो है लोग कितना कमा रहे हैं, सरकार के पास कितना पैसा जा रहा है, लोगों के पास कितने पैसे आ रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अप्रोचेस है। तो डेटा जो यहाँ पे जीडीपी का डेटा है ये प्राइमरी यार्ड स्टिक हो जाती है कि हम लोग अपनी कंट्री की इकॉनमी देख पाते हैं। इट मीन्स कि आप देखो कि आप भी अपने पढ़ाई का जो है आप देखते हो कि आपका जब रिजल्ट आता है तो वो भी परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है, 80% 90% ऐसे आता था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता था कि आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई की उसका एक खाका है जब आपको फाइनल रिजल्ट स्कूल में मिलते थे, या फिर आप लोग अगर मीन्स अगर ग्रेजुएशन में भी हो तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का मिलाकर आपको मिल जाता था। 1 साल का अगर आप देखो तो आपको जो परसेंटेज मिलते हैं वो आप समझो कि आपका पूरा साल का मेहनत का, कि आपने कितना पढ़ा, कितना इनपुट आपके अंदर गया, कितना आउटपुट आपने निकाला, एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म किया, तो उस तरीके से ओवरऑल आपको पता चल जाता था। उसी तरीके से हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था है, उसको जानेंगे ना कि हमारे देश में जो है प्रोडक्शन कितनी हो रही है। हमारे देश में 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो तीनों कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, उनकी कितनी इनकम है, वो कितना खर्च कर रहे हैं, वो कितना उनको मिल पा रहा है नहीं, यानी कि उनको जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, प्रोडक्शन क्यों होते हैं हमारे देश में, ताकि हमारे देश में रहने वाले हम जैसे जो लोग हैं हम लोग कंज्यूम कर सके, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो जीडीपी को काउंट करना, कैलकुलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द साइज ऑफ कंट्रीज इकॉनमी, कि कंट्री की इकॉनमी कितनी है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ही ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एमलगेमेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बहुत सारे जो पुराने समय से जो इंडिकेटर्स है आप देखो कि टाइम टू टाइम जो ये इंडिकेटर्स होता है, तरीका होता है ना मापने का कि जीडीपी को कैसे मेज़र करें, तो ये आपका डिफरेंट होते जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखो ओकन्स लॉ है, ओकन्स लॉ को यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो कि इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि एक लीनियर रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का। इट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और जीडीपी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में है, लोग बेरोजगार भी है, तो इसकी अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें ना, विथ एवरी 3 पॉइंट राइज जो जीडीपी में हो रहा है, इसका मतलब 1% जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल हो रहा है। इट मीन्स कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों को इनकम मिल रहा है, लोग जो है बिजनेस में इन्वॉल्व है, काम में इन्वॉल्व है, यानी कि हमारे उस देश में, हमारे देश को ही छोड़ दीजिए, मैं एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ कि हर एक कंट्री का जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे क्या समझ में आता है, उससे समझ में आता है कि अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, इट मीन्स कि ज़्यादा लोग इंगेज है वर्किंग में, ज़्यादा लोग जो है प्रोडक्शन में इंगेज है, तो इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो आपको उस देश में कम देखने को मिलेगी। फाइन, तो ये कहना था ओकन्स लॉ का। एक्ट एज ए मार्कर ऑफ ग्रोथ,
जीडीपी अगर काउंट करते हैं ना तो समझ में आता है। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखो कि हाँ जीडीपी इंक्रीज़ हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं एक काइंड ऑफ यहाँ पे आप एक सेंस भी बन जाता है कि हाँ हमारे देश में ग्रोथ हो रहा है, इकॉनमी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और यूज़ किया जाता है जिससे कि जो कुछ वेरिएबल का इम्पैक्ट है वो भी एनालाइज हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर है, आप देखो सरकार जो है बहुत तरीके की स्कीम लेकर आती है और बहुत इकोनॉमिस्ट भी है, बिजनेस भी है, तो आप यहाँ पे एनालाइज कर पाते हैं बहुत सारे जो वेरिएबल है ना उसकी इम्पैक्ट को। जैसे मॉनिटरी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, इकोनॉमिक शॉक हो गया, टैक्स हो गया, स्पेंडिंग प्लान्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों का एक खाका होता है जीडीपी। इट मीन्स कि ओवरऑल आप देखो कि जीडीपी अगर ग्रोथ हो रही है तो इससे अभी क्या पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कम है। तो सरकार को ये समझ में आता है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में इंगेज्ड है और उस हिसाब से लोगों को हेल्प करना है, तो सरकार उस तरीके की स्कीम लेकर आती है। जब हमारा जीडीपी डाउन हुआ था कोविड के टाइम पे, जो नेगेटिव में चला गया था, तब ये समझ में आ रहा था कि हमारे देश में लोग जो है बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो स्कीम्स होनी चाहिए, लोगों को रोजगार देने के लिए जो स्कीम्स होनी चाहिए उस पर फोकस करने लगी, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जीडीपी एस्टिमेट करने से सरकार भी, पॉलिसी मेकर्स जो है वो भी यहाँ पे पॉलिसी उस अकॉर्डिंग बनाती है। साथ ही ये समझ में आता है कि इकॉनमी में ग्रोथ कितना हो रहा है, साथ ही ये समझ में आता है कि जो उस देश के लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। अब देखिए जीडीपी जो स्टैटिस्टिक है उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन है। इट मीन्स कि नेचर ऑफ अगर स्टैटिक्स देखें तो स्टैटिक्स में क्या है कि यहाँ पे जो एक्चुअल हैपनिंग हो रही है वो चीज़ नहीं देखने को मिलती, कि हाँ इकॉनमी में जो चल रहा है वो नहीं देख पा रहे हम लोग। इंक्रीजिंग टाइम टू कैप्चर, यानी कि कैप्चर करने में काफ़ी टाइम लगता है। मेजर जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है हमारे देश में वो समझने में टाइम लगता है। साथ ही इंडिया में देखें तो मोस्ट एक्यूरेट जो जीडीपी डेटा है, जैसे कि रिवाइज्ड एस्टीमेट है, वो यहाँ पे आफ्टर ए लैक ऑफ ऑलमोस्ट 3 ईयर्स देखने को मिलता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्यूरेट अगर आपको जीडीपी समझना है इंडिया में तो वो 3 साल के बाद का देखिए, तभी समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल ग्रोथ कितनी हो रही है। साथ ही आप देखो कि अनपेड वर्क जो है उसको कैप्चर करना, जीडीपी की जो स्टैटिस्टिक्स है वो फेल हो जाती है कि जो हमारे देश में ऐसे भी लेबर हैं जिनको पेड नहीं किया जा रहा है, जिनको कि टाइमली पे नहीं किया जाता, या फिर बहुत कम पे किया जाता है, या फिर नहीं पे किया जाता है, तो वैसे लेबर को भी इंक्लूड नहीं कर किया जाता है जीडीपी में। तो ये भी एक हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक हमारा ड्रॉबैक है। साथ ही इकोनॉमिक बिहेवियर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो एजम्पशन है पीपल का, जो कि यहाँ पे रैशनल चॉइस बनाते हैं मार्केट सिचुएशन में, तो जो लोग हैं इरेशनल चॉइस भी बना रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे सही है क्योंकि हमारे यहाँ इमोशनल और सोशल एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि इशू निकल कर आता है जीडीपी यूज़ का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है ना कि कई बार जीडीपी से समझते हैं कि हाँ जीडीपी जिस देश की अच्छी है उस देश के लोगों की स्टैंडर्ड भी अच्छी होगी, लोग जो है ना बहुत ऐश मौज में रह रहे होंगे और एक अच्छा सोल्यूशन है। बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे इश्यूज़ देखो कि जीडीपी से क्या क्या इश्यूज़ निकल कर आते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन साइज है। आप देखो कि जीडीपी जो है वो यहाँ पे रिवील्स करती है कि इकॉनमी का, किसी भी नेशन के इकॉनमी का साइज़ कितना है। लिटिल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है, क्योंकि डिफरेंट है ना, हर एक देश की डिफरेंट है। चाइना देखो सबसे पहले, हम लोग सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। वहीं आप लोग देख लो कि जो अज़रबैजान है, इवन लिथुआनिया है, ये सब कंट्री बहुत छोटी है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। तो जीडीपी पे से ये भी समझ में आता है हमें कि हाँ पॉपुलेशन साइज़ कितनी है। उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर देखोगे, क्योंकि जो प्राइस भी है सामान की, आप देखो कुछ सामान की प्राइस जो है यहाँ पे बहुत महंगी होती है, वही दिल्ली में आपको सस्ती देखने को मिलेगी, बैंगलोर में आपको महंगी देखने को मिलेगी। तो हर एक स्टेट में आप जाओगे तो सामान का प्राइस भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, सर्विस भी यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो जो जीडीपी डेटा है ना वो अकेले इस तरीके से चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। एक देश के अंदर भी आप देखो कि बहुत बहुत भिन्नताएँ हैं। किसी देश में आप देखो, अब चाइना में देख लो कितने सस्ते सामान हैं, हमारे देश में वो सामान महंगे मिलते हैं। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे देश का अगर 9% जीडीपी है और चाइना का भी 9% जीडीपी है, तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ दोनों देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत कम है। क्या पता, आप देख ही रहे हो हमारे देश की क्या हालत है, कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। चाइना में इतनी बेरोजगारी है नहीं, मैक्सिमम लोग जो है वो वर्किंग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है कि हम लोग जो है ये इशू है, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो इट मीन्स कि लोगों की स्टैंडर्ड अच्छी है, लोगों को यहाँ पे जो है सही तरीके से सारी सर्विस भी मिल रही है। ये नहीं है, एक भ्रम है। सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन क्या कहा जाता है कि जीडीपी पर कैपिटा होना चाहिए। इट मीन्स कि कंट्री की जो टोटल जीडीपी है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करके ही इसको कैलकुलेट करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे पता चल सके कि एक देश में जितने लोग रह रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम लोग बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी से हमें समझ में आएगा कि एक लोग के पास कितनी इनकम है, कितने पैसे हैं और वो कितना हिसाब से जो है चीज़ें खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए एक लोग की जो है, किसी एक पर्सन की ए है, इसकी इनकम जो है वो आपका 15,000 है पर मंथ, ठीक है।
बी है, इसकी मान लीजिए कि 1 लाख है पर मंथ, ठीक है। अब इनकी परचेजिंग पावर ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगी क्योंकि इनके हाथ में पैसे ज़्यादा है। एक ही अगर हाथ में देखें तो कम पैसे है, तो इट मीन्स कि इनकी परचेजिंग पावर जो है कम होगी। तो ये एक सोल्यूशन है कि परचेजिंग पावर पैरिटी भी हमें पीपीपी भी देखना होगा, तभी जाकर हम लोग एक एक्चुअल जीडीपी समझ पाएंगे कि जिस देश के लोग रह रहे हैं उनमें कितना खर्च करने की एबिलिटी है, ठीक है। ये बातें हुई। अब यहाँ पे अदर एक कंसर्न भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप देखो कि जीडीपी के कारण जो है इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप देखो कि लैकिंग है, जीडीपी से हमें समझ में नहीं आता। तो ऑब्वियस है कि लोग जो है वो पॉजिटिव साइड्स देखते हैं, नेगेटिव साइड्स नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि एक ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 की निकल कर आई थी। इसमें ये कहा गया था कि 84% जो इंडियन हाउस होल्ड है ना, उनकी इनकम कम हो गई है। और वेल्थ आप देखो कि 100 रिचेस्ट पीपल का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो गया। कोरोना के टाइम पे तो आपने देखा ही होगा, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है और ये इनइक्वालिटी बहुत बढ़ते गया है। ये चीज़ें हमारी जीडीपी में शो नहीं होती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है हमारे, अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे अगर हम लोग फोकस करें तो इससे बहुत ज़्यादा जो है हमारी इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है। रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिससे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि इमिशन कितना हो रहा है। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम निकल कर आ गई है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ आप देखो कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, सी लेवल राइज हो रही है। सो देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स जो कि हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो जीडीपी का एक साइड ही यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर किया जा रहा है। वीक रिलेशनशिप है मनी और वेलबींग का। देखिए जीडीपी अगर ग्रोथ हो रहा है तो इट डजेंट मीन कि सारे लोगों के पास मनी है, और सारे लोगों के पास मनी है तो क्या सारे लोग सही से हैं? पैसे और वेलबींग ये दोनों दो चीज़ है, ठीक है। तो आप देखो कि एक तो है कि किसी के पास कम पैसे हैं तो भी वो संतुष्टि के साथ रह रहा है, और एक इंसान होता है जिसके पास जितने पैसे दे दो फिर भी वो असंतुष्ट है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हम लोग कह सकते। इट मीन्स कि जीडीपी के साथ आप देखो कि मनी वेलबींग जो है इसकी रिलेशनशिप नहीं दिख रही है हमें। तो ये सारी कंसर्न है जो कि कहा जाता है कि जीडीपी अगर अच्छी है तो हम लोग सोचते हैं कि उस देश की सारी चीज़ें अच्छी है, बट नहीं, क्या क्या जीडीपी में नहीं शो होता है वो हमने यहाँ पे देखा। व्हाट कैन बी एडिशनल इंडिकेटर्स टू मेजर वेलबींग? इट मीन्स कि लोगों की वेलबींग, एक देश में जो है लोग कितने स्वस्थ रह रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे इंडिकेटर्स को ऐड करना होगा। तो एक अच्छी सजेशन जैसा आप देख सकते हो, पहले कहा गया कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। इट मीन्स कि 4th किंग जो है भूटान के 1970s में, उनके द्वारा ये आपका लाया गया था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखना होगा कि एक देश कितना खुश है, देश में रहने वाले लोग कितने खुश हैं। सेकंड है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट मीन्स कि हम लोग को एक इंडिविजुअल के बेसिस में देखना होगा कि 2020 में अगर कोई ए पर्सन है, इसकी क्या कंडीशन थी और ये 2022 में इसकी क्या कंडीशन हो रही है। तो इस तरीके से हमें जो है ह्यूमन में कितना डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज़ को देखना होगा। वो भी उनके एजुकेशन के फैक्टर में, उनकी पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है, इनकम उनका बढ़ा कि नहीं, हेल्थ पर्सपेक्टिव कैसा है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप क्या ही करोगे। बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स भी है कि मिनिमम जो आप देखते हो बेसिक नीड्स लोगों को मिलना चाहिए वो कितना मिल पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे काउंट होगी। ग्रीन जीडीपी है, बात तो अभी हमारी ग्रीन जीडीपी की हो रही है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो इन्वायरमेंटली एडजस्टेड यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया जाएगा। इट मीन्स कि प्रोडक्शन कीजिए बट वैसा प्रोडक्शन कीजिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। आज के डेट में प्रोडक्शन तो ऐसा हो रहा है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि कॉस्ट ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन है इसको ये अलाउ कर रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डे बाई डे बर्बाद हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब कम होगी अगर हम लोग ग्रीन जीडीपी पे फोकस करें तो। साथ यहाँ पे जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर को भी देखना होगा। ये इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कि एक देश का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जीडीपी, साथ ही साथ नेगेटिव जो सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, जो कि एक देश में कितनी क्राइम हो रही है, एक देश में कितना रिसोर्सेज है, उसको कितना बर्बाद किया जा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हमने देखने लगे तो हमें छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी पता चल जाएगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इनमें से हर एक आप देखो कि अपना खुद का क्रिटिसिज्म है। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि यहाँ पे जीडीपी को हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर मेथड जो यूज़ कर रहे हैं उसको लोग जो है अपने अपने तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बट आप देखो कि यहाँ पे जीडीपी के जो डेटा सेट है फॉर अ वाइडर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे जीडीपी जब हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें कुछ कुछ फैक्टर्स का भी ध्यान देना होगा कि जीडीपी में ये शो हो पाए कि इनइक्वालिटी हमारे देश में कम हो रही है कि नहीं, लोगों की वेलबींग यानी कि लोग कितने सही तरीके से रह रहे हैं,
सही तरीके से रहने का मतलब है कि लोगों को एजुकेशन मिल पा रही है कि नहीं, लोगों की अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल पा रही है कि नहीं, लोगों की इनकम सही है कि नहीं, लोगों को यहाँ पे वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है कि नहीं, साथ ही सिस्टमेटिक यहाँ पे आप देखो रेजिलियंस है कि नहीं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसी पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए कि आप बाहर जाने में जो है एयर पोल्यूशन हो, आप सही से जो है इनहेल नहीं कर सको, साथ ही साथ पानी नहीं पी सको, इतनी ज़्यादा वाटर पोल्यूशन है नॉइज़ पोल्यूशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। तो ये एक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक आप कंक्लूजन कह सकते हो जिसको आप लोग अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो। अब जीडीपी के बियॉन्ड जाने से आप देखो कि ये 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अभी मैं कहीं कि इनइक्वालिटी को कम करना है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है, पीपल वेलबिंग की ध्यान देनी है और सिस्टम रियलायंस की बात की जा रही है, ठीक है, रेजिलियंस की बात की जा रही है। ओके, तो इस पर ध्यान देनी है। तो ये रही पूरी जीडीपी की बात। आई होप कि आपको जीडीपी के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता चला होगा। और यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, ड्रॉबैक भी हम लोग देख लिए कि जीडीपी से क्या नहीं पता चलता है और क्यों जीडीपी को इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन इसके पर्सपेक्टिव में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि एडिशनल इंडिकेटर्स और क्या क्या होना चाहिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के साथ। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरबीआई के द्वारा ये नोटिफाइड किया गया है कि जो मार्केट मेकिंग स्कीम है यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में प्रमोट करना है। कैसे? तो उनको यहाँ पे प्राइस कोटास वगैरह जो है कोड्स वगैरह ये सब देके जो कि रिटेल डायरेक्ट गिफ्ट के फॉर्म में है। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पहले एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि आप पहले समझ जाओगे तब आप समझ पाओगे कि हाँ रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। तो डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स का समझते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं हम लोग? तो जो टर्म है रिटेल इन्वेस्टर, कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अगर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मान लीजिए कि मैं खुद का एक सैलून स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे अभी इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और अगर मैं व्यापार करना चाहती हूँ तो मैं रिटेल ट्रेडर्स कहलाऊंगी। इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाता है। ये नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि कुछ एसेट परचेज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं स्टॉक परचेज कर लूँ, स्टॉक पे पैसा लगा दूँ, बॉन्ड वगैरह ले लूँ, सिक्योरिटीज़ ले लूँ, म्यूचुअल फंड पे पैसा लगा दूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है यहाँ पे पैसे लगा दूँ। तो इस तरीके से आप देखो कि ये काम हम लोग कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। प्राइमरी डीलर कौन होते हैं? एक प्राइमरी डीलर एक कोई बैंक हो सकता है, ठीक है, जो फिनेंशियल मैटर पे डील करे, या कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो जिनको ये अप्रूव किया गया है कि सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करें, वो भी नेशनल गवर्नमेंट के साथ। साथ ही गिल्ट अकाउंट क्या होता है? गिल्ट अकाउंट कहने का मतलब है कि ऐसा अकाउंट जो कि यहाँ पे आपका ओपन किया गया है और मेंटेन किया गया है गवर्नमेंट की जीसेक के लिए। तो गवर्नमेंट की जो जीसेक होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इसको अगर परचेज और बाय करना है तो उसके लिए यहाँ पे गिल्ट अकाउंट ओपन करना होता है। NDS-OM यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट है। ऑर्डर मैचिंग है। इसका कहने का मतलब है कि आरबीआई की ये स्क्रीन बेस्ड एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट की अगर जीसेक में अगर आप ट्रेड करते हो सेकेंडरी मार्केट में, तब आपको यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये नेगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट है, ओके, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। जीसेक की बात करूँ तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरकार के द्वारा इसको इशू किया जाता है मनी बोरो करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत तरीके का होता है। एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म में सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जीसेक लॉन्च करते हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए टी बिल होता है। टी बिल में आप देखो कि ये 91 डेज़ में भी मैच्योर होते हैं, 182 डेज़ में भी और 364 डेज़ में भी। डेटेड सिक्योरिटी की बात करूँ तो ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे कभी भी मैच्योर होते हैं, 5 साल से लेकर 40 साल तक भी ये जाता है। तो दो तरीके का आपका जीसेक है, एक टी बिल है और एक डेटेड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो जीसेक दो तरीके का हो गया, ये समझ गए। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो जीसेक का कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे आप लोग कुछ और भी न्यूज़ में देखो, ये अब समझ में आएगी कि मार्केट मेकिंग अरेंजमेंट में क्या है कि जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? कोई बैंकर हो गए या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो वो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं NDS-OM में। इस प्लेटफॉर्म में वो प्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट आवर्स के थ्रू आउट और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अगर उनको रिक्वेस्ट करना है, या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनको सेल करना है या परचेज करना है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होल्डर से। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। फिर प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिलाई करते हैं नो योर कस्टमर जो वेरिफिकेशन है। जैसे आपका भी अगर कोई अकाउंट होगा तो KYC आपने वेरिफिकेशन दिया होगा, तो वही चीज़ है कि नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे
आपका रिटेल डायरेक्ट जो गिल्ट अकाउंट होल्डर है उनके पास होना चाहिए, वो भी इस स्कीम के तहत। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले कितना पार्टिसिपेशन था उसके बारे में। जिस तरीके से 2021 और 2022 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है कि कंसोलिडेट वेरियस स्टैट्यूटरी एक्ट, जैसे कि सेबी एक्ट है 1992 का, जीसेक एक्ट है 2007 का, तो इसको रैशनलाइज करना होगा। एक सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड होना चाहिए। इसी के साथ आप देखो आरबीआई के द्वारा भी अलाउ किया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो जीसेक मार्केट में, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, दोनों में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी रिटेल डायरेक्ट के थ्रू। और ऑनलाइन पोर्टल भी है, तो ऑनलाइन पोर्टल भी जीसेक अगर सेल परचेज करना है तो ये भी अब यहाँ पे इंडिविजुअल को हक दे दिया गया। पहले क्या है कि कोई कंपनी होते थे, कोई बैंक होती थी, कोई बिजनेसमैन होते थे, मीन्स जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो सब मिलकर यहाँ पे जीसेक को सेल परचेज करते थे। बट अब क्या है कि वो यहाँ पे आप देखो इंडिविजुअल बेसिस पे भी यहाँ पे अधिकार दे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री बन चुका है यूएस और ब्राज़ील के बाद, जो कि इस तरीके के प्रोविज़न लेकर आया है। ठीक है, अब नवंबर 2021 में आरबीआई जो है ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेकर आई थी, तो इसलिए हम लोग तब से इसको रीड कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे देख लेते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आपको जीसेक में करना है तो, और वो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल कहने का मतलब है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अगर यहाँ पे जीसेक में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक ही सोल्यूशन यहाँ पे है। इस स्कीम के तहत क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो जीसेक को डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर सकते, खरीद सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और उनके पास लेकिन जीसेक को खरीदने और बेचने के लिए गिल्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं और गिल्ट अकाउंट होना चाहिए। इस स्कीम के द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा और उसको मेंटेन करना होगा, प्राइमरी इशुएंस को यहाँ पे एक्सेस करना होगा, जीसेक का एक्सेस करना होगा, एनडीएस ओएम का। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को भी नॉन रेसिडेंट अगर हम लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। इट मीन्स कि हमारे देश में रहने वाले लोग तो है ही, हमारे देश में नहीं भी रह रहे तो वो भी यहाँ पे जीसेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कैसे, तो फेमा एक्ट है हमारे यहाँ का 2013 की, इसको भी अमेंड किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो वो भी यहाँ पे इस स्कीम के तहत एलिजिबल है। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन में देखें तो पार्टिसिपेशन और जो सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट है वो भी यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव स्कीम के एज पर होगा, जो कि यहाँ पे प्राइमरी ऑक्शंस जो जीसेक का होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन क्या है, तो जितने भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल से, जो कि अगर उनको जीसेक को खरीदना है या बेचना है एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म के थ्रू। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस भी दिया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो दोनों, यानी कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी गवर्नमेंट मार्केट जीसेक है मार्केट है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों बात आ जाती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी गवर्नमेंट मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट कहने का मतलब है कि जहाँ पे जीसेक को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे जीसेक की सेल एंड परचेज होती है। ठीक है, अब ये स्कीम तो लाया गया है, इससे क्या बेनिफिट होगा, हर तरीके से आप देखो इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी है, आप लोग भी है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको एक न्यू विंडो मिल जाएगा, एक नया जगह मिल जाएगा, और एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रहते हुए डायरेक्टली आप एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और सॉवरेन गारंटी भी है, पूरी तरीके से गारंटी है कि अगर आप जीसेक मार्केट में जीसेक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपका पैसा यहाँ पे डूबेगा भी नहीं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा इसको डोमिनेट भी किया जाता है, जैसे यहाँ पे बैंक होते हैं, म्यूचुअल फंड होती है जो कि यहाँ पे 5 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा के साइज़ में ये इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं है सेकेंडरी मार्केट में, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये भी एक फ़ायदा है। आप देखो आरबीआई के लिए क्या है, ये मूव से क्या होगा कि सेंट्रल बैंक को काफ़ी आसानी हो जाएगी कि वो यहाँ पे जो कॉस्ट है फंड का वो यहाँ पे कम कर सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट की जो बोरोविंग प्रोग्राम है 12 लाख करोड़ का, वो भी 21-22 में, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। सरकार के लिए क्या है कि एक इन्वेस्टर बेस यहाँ पे सरकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आएगा। सरकार को चाहिए क्या कि उनके डिफरेंट फील्ड में जो है उनका जितना भी प्रोजेक्ट है उनमें पैसे आते रहना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो है ये इन्वेस्टर बेस यहाँ पे आप देखो कि इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि सरकार की आय यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है कि सरकार खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन इनकम बहुत कम आता है, तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे टैकल हो पाएगा। साथ ही आप देखो कि जो रिटेल जीसेक मार्केट है उनकी पिलर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और भी ज़्यादा इसको सक्सेसफुल बनाना होगा कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स जो है जनरली ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है उसको एवेल्युएट करते हैं, जो कि यहाँ पे सेफ्टी के बेसिस पे है, लिक्विडिटी कितना है, इल्ड टू मैच्योरिटी होने पे कितना मिलेगा, और जीसेक का इल्ड जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन पे काम करता है कि महंगाई कितनी है, गवर्नमेंट की कितनी बोरोविंग है, ज़्यादा बोरोविंग कर रखा है तो फिर यहाँ पे इल्ड कम देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी कितना है, वॉलेटिलिटी कितनी
कितनी है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अप डाउन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी है ये भी डिपेंड करता है। इससे भी आप देखो कि ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल जो रिस्क सेंटिमेंट्स है वो कितना है, कैसा है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन फिर भी आप देखो कि जीसेक जो है ये फेयर बेटर है। अगर आप सेफ्टी के बेसिस पे देख रहे हो, हाई यील्ड आपको चाहिए फिक्स डिपॉजिट से, तो सबसे बेटर जीसेक होता है। साथ ही अगर रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल सर्विस तो रखा गया है एचडीएफसी बैंक का, जो कि ये चीज़ हाईलाइट कराता है कि हाँ जो ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी हमें ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, कस्टमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, अगर इंडिविजुअल यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और उनकी कॉन्फिडेंस में अगर प्रॉब्लम होगी, मीन्स अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सरकार की जीसेक अगर परचेज कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ही आएगी। साथ ही फिनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं और अगर लोगों को यहाँ पे फिनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है, डिजिटल लिटरेसी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को आप देखो मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता, लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं आता, तो अगेन एक लेवल का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए कि लोग समझ सके कि अपने पैसे को वाइसफुल तरीके से वो कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इन्वेस्ट करें और पैसा उनका डूब जाए। ये भी प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम है हमारे देश की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टैकल हो सके। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्कीम कह सकते हो जो कि आरबीआई का है, तो इसलिए इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आरबीआई की स्कीम से, आरबीआई के जो भी मूव्स होते हैं उससे क्वेश्चन बनते ही है प्रीलिम्स में। सो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है ये, जिसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट देखें, और ये जितनी भी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट टर्म्स की इसको ध्यान रखिएगा। और रिटेल पार्टिसिपेशन जो जीसेक में है पहले क्या था इसके बारे में देखें, अभी इसकी पॉइंट्स हमने देखा, बेनिफिट क्या है और क्या इसकी पिलर्स को स्ट्रेंथ करने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की चैप्टर ये जो है काफ़ी लंबी है, अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगी तो लेसन आपका 1 घंटे से भी पार हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू स्टॉप है, फिर उसके बाद कल मैं ये लेसन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।